देखो 2 टॉपिक करने हैं, उसके बाद हम सीधा एनिमेशन पे जाएंगे और डिजीज वाला पार्ट कवर करेंगे, ठीक है? क्लियर? तो यो एनिमेशन से डिजीज पढ़ेंगे, तुमको भी मजा आएगा और उतने में अपना टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो जब मजे करके पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, है ना? चलो देखो बेटा, दिस इज अ, मैंने सार्कोलेमा लिखा है, तो क्या लगता है क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, तो यानी कि दिस पर्टिकुलर इज रिप्रेजेंटिंग मायोफिब्रिल, मायोफाइबर, मायोफाइबर। फाइबर। मायोफाइबर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, मायोफाइबर इज बेसिकली एक सेल, उसके अंदर आपको एक रेड कलर के पिगमेंट मिल जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन, ठीक है? तो व्हाट इज मायोग्लोबिन? रेड कलर के पिगमेंट है जो आपको इसके अंदर दिखाई देंगे, छोटू छोटू से होते हैं। इसके अलावा आपको टी ट्यूब्यूल दिख रहा है जो सार्कोलेमा बना रहा है। यो मैम। इसके अलावा आपको मसल में ग्लाइकोजन भी स्टोर होके मिलेगा। तो ग्लाइकोजन फूड का स्टोरेज अच्छे से करके रखता है, बढ़िया से उसको प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है जी? तो मायोग्लोबिन इज समथिंग जो आपको मसल सेल्स के अंदर मिल जाएगा और मसल को थोड़ा रेड सा कलर देगा, ओके? अच्छा आप लोग बताओ, आपने कभी मछली खाई है, फिश? यो मैम। फिश नो। को कभी रॉ डाइसेक्टेड देखा है? नहीं? ओके। लेट्स सी, देख बेटा, रियल पिक चाहिए हमें। आई थिंक मछली के अंदर अच्छी दिखेगी, देखिए। अच्छा ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ मछली का छोटा सा डाइसेक्टेड पार्ट है ये। कहाँ गया वो, कहाँ गया, ये वाला दिख रहा है? यो मैम। बाकी सारे कलर इग्नोर कर दो, आपको बीच में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है? यो मैम। तो जो मसल होते हैं ना, मसल दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मायोग्लोबिन। अगर मायोग्लोबिन है, व्हाट इज अ मायोग्लोबिन? छोटे छोटे पैकेट है रेड कलर के पिगमेंट वाले। तो अगर मायोग्लोबिन है, उस मसल का कलर कैसा होगा? रेड। रेड रेड। एंड रेड, करेक्ट। और अगर उसमें मायोग्लोबिन का अमाउंट कम है, ना के बराबर है, तो उसका कलर कैसा होगा? वाइट। हाँ, तो ये जो व्हाइट व्हाइट लाइन दिख रही है ना, दिस इज व्हाइट मसल्स। और ये जो रेड रेड दिख रही है, दिस इज अ रेड मसल। क्लियर? यो। तो हमारी बॉडी में भी दिखती है व्हाइट एंड रेड मसल, इसमें देखो कितने अच्छे से दिख रही है। तो ये रेड रेड वाली रेड मसल है और बीच में व्हाइट व्हाइट लाइन दिख रही है तुझे, तो मैं बड़ा कर देता हूँ। तो जिसमें व्हाइट व्हाइट लाइन दिख रही है, दैट इज अ व्हाइट मसल। हट जाओ भाई, नहीं चाहिए। सो दिस इज रेड मसल एंड दीज बीच में जो लाइन है, दीज आर द व्हाइट मसल्स, ओके? इनके बारे में हम पढ़ने लगे, ठीक है? सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? यो मैम। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल से सही से पता नहीं चलेगा, पर रेड आपको ऐसे कलर दिखेगा नहीं। रेड में यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे थे कि दिस इज अ मायोग्लोबिन। मसल है स्ट्राइटेड मसल, छोड़ो। अब जो मसल होते हैं दो तरीके की हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कलर, एक होगी रेड मसल और एक होगी व्हाइट मसल। रेड मसल जिसमें अच्छा अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन होगा। तो रेड मसल का सबसे पहला पॉइंट बेटा, इसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं आपको, ठीक है? फिर हम बात करेंगे कि हमको ये मसल कहाँ मिलती है। तो रेड मसल इज वन जिसमें बहुत सारा मायोग्लोबिन होगा, देखो इसे, मायोग्लोबिन पिगमेंट इज अबंडेंट। तो अगर मैं तुमसे यही पूछ लूं व्हाइट मसल में क्या होगा, मायोग्लोबिन विल बी एब्सेंट। मायोग्लोबिन विल बी लेस। बिल्कुल एब्सेंट तो नहीं कह सकते, पर लेस होता है बहुत, ठीक है? यो मैम। अब इसके कुछ फीचर है जो तुझे ऐसे याद करने हैं कि इसके अंदर बहुत लेस मायोफिब्रिल मिलते हैं। मायोफिब्रिल क्या होते हैं? मायो मतलब मसल, फाइबर मतलब समथिंग रिलेटेड टू प्रोटीन। तो प्रोटीन की छोटी छोटी थ्रेड होती है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते थे? एक्टिन एंड मायोसिन। हाँ, तो इनमें मायोफिब्रिल ही कम है, ठीक हो तुम? तो इनके अंदर मायोफिब्रिल ही कम कर दिया इन्होंने। सो दैट मीन्स अगर रेड वाले में मायोफिब्रिल कम है, तो व्हाइट वाले में क्या होगा? याद होंगे। मोर मायोफिब्रिल। मोर मायोफिब्रिल बोलो या अबंडेंट मायोफिब्रिल विल बी बेटर। देखो, अबंडेंट मायोफिब्रिल अभी लिख लो, बाद में क्या लिखोगे? नेक्स्ट, इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसका फोर्स थोड़ा कम होता है, ठीक है? तुम्हें डिटेल ऑर्गेनिज्म में नहीं जाना, पर इसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम है। जैसे कभी दूध लाए हो मार्केट से पैकेट वाला, यो मैम। जब उसको हम पलटते हैं
ऐसे मैं उसको उल्टा कर दूं तो उसमें से मिल्क निकलेगा, यो मैम। फिर एंड में हम उसको एकदम पिचका नहीं देते और बचा कुचा मिल्क निकालने के लिए, है ना। तो ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, कितने फोर्स से तूने दबाया। एक तो तुमने पिचकाया, अब यही तुम अपने मम्मी या पापा को दे दो तो वो तो बिल्कुल निचोड़ देंगे इसको, बहुत ज्यादा फोर्स से करेंगे इसको प्रेस, राइट। तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का अलग हुआ। सिमिलरली किस फोर्स से एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये उसी की बात कर रहे हैं। तो रेड मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है लेस फोर्स से, दैट मींस व्हाइट मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है विद हाई हाई फोर्स। फोर्स। मेनली इनमें कैसी रेस्पिरेशन होती है, इसमें एरोबिक होती है रेड मसल में, ठीक है। तो इसमें जो रेस्पिरेशन होती है वो जनरली एरोबिक होती है। रेस्पिरेशन मतलब मसल के अंदर रेस्पिरेशन होगी, मतलब एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा, राइट। सो इसके अंदर जो होगी वो होगी एरोबिक वाली, तो दूसरे वाले में क्या होगी मेजरली, एनारोबिक। हाँ ये मेजरली है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है इसमें, लेकिन मेनली एरोबिक होती है, इसलिए मैंने मेनली या मेजरली एनारोबिक किया, याद रखना, फिक्स नहीं है। इसमें कम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इसमें मोर या अबंडेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी अबंडेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें थोड़े से कम होते हैं, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो हम इस पॉइंट को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, इसमें भी कोई कम तो होते नहीं। नाउ इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट फटीग। देखो क्या हो क्या रहा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा फोर्स से नहीं कर रहा ना, इसलिए ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और काफी टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये इसकी खासियत है। फॉर एग्जाम्पल एक दिन तुम उठे और तुम पागल ही हो गए और तुमने पढ़ लिया 18 घंटे, एक दिन पढ़ लिया 18 घंटे, ठीक है, ठीक है, 2 दिन पढ़ लिया 18 घंटे, भाई तीसरे दिन तो हिम्मत जवाब दे जाएगी ना। अब यो तुम्हारा मैम। यूज होगा, अब शायद तुम मुश्किल से 6 घंटे ना पढ़ पाओ और इससे डिमोरलाइज होकर तुम शायद मुश्किल से 2 घंटे ना पढ़ पाओ। तो तुमने क्या किया, एक दिन तुमने बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दिए, तो स्लोली तुम्हारी परफॉर्मेंस लो हो गई। सिमिलर चीज है, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है। तो रेड मसल देखो कॉन्ट्रैक्ट करती है लेस फोर्स से, इसकी उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा टाइम के लिए रहती है, तो वो जल्दी से थकती नहीं है, ठीक है, समझ आई बात। मैम। ये हमें भी हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, एक दिन बिल्कुल ही पागल ना हो जाए और अगले दिन पढ़ा ना जाए, थोड़ा बैलेंस करके पढ़ना चाहिए। बेटा एक सेकंड, हेलो, गुड इवनिंग, क्लास में ज्वाइन हो रही, हो गई, ओके, ठीक है जी। तो 7th हम लिख देंगे, व्हाइट मसल में कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट फटीग, ठीक है, कैन गेट फटीग, थक जाएगी जल्दी से, क्लियर। यो मैम। एग्जाम्पल है इसका बैक मसल, देखो तुम्हारी बैक की मसल जल्दी नहीं दुखती है, बैक की मसल बहुत काम करती है पूरा दिन, पर इतनी जल्दी दुखती नहीं है, इतनी जल्दी थकती नहीं है, दैट इज अ बैक मसल। अब व्हाइट मसल का एग्जांपल आपको मिलेगा स्क्लेरा ऑफ आई, सुना है आपने, अगर आपने 11th में पहले पढ़ा था, अब तो सिलेबस से हट गया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि आई में बहुत सारी लेयर्स होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है स्क्लेरा, ये स्क्लेरा है, ये पीछे होती है और फिर आगे आते 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 आपका व्हाइट कलर का कॉर्निया यही बनाती है स्क्लेरा। तो इसकी जो मसल होती है दैट इज अ व्हाइट मसल। तो यो आपसे कि व्हाइट मसल आपको कहाँ मिलती है, इट इज इन द आई, सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है, क्लियर। यो मैम। ऑल राइट, बेटा जो लेट आया है इसको एक बार देख लेना, चलो डिजीजेस करें, यो मैम। एंजाइटी खोलो सारे, अरे यार मैंने ये खोल रखा है, एंजाइटी खोलना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये रही एंजाइटी, ये ओके, हाँ जी। सबसे पहले डिजीज मैस्थीनिया ग्रेविस। मैस्थीनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून मतलब जो खुद ही होती। पूरा बोलना, ये खुशबू आके कहाँ चली जाती है, पूरा बोल। मैम जिसमें सेल्स जो है अपने सेल्स को अटैक करने लग जाते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यून डिसऑर्डर मतलब इम्यून सिस्टम का पंगा हो गया कि हमारे ही इम्यून सेल, हमारे इम्यून सेल दैट इज बी सेल एंड टी सेल हमारी
बॉडी पे अटैक करते हैं। दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। डेंजरस होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तुम सोचो तुम्हारी इम्यून सेल्स जो तुमको बचाने का काम करने वाले थे तुम्हें ही मार रहे। इट्स लाइक हमारे सोल्जर हमारे देश को बता रहे हैं अगर गन पलट दे इस तरफ तो होगा ना काम, तो फिर क्या बचेगा, है ना। वो ऐसा नहीं करते लेकिन इम्यून सेल ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो मिस्थेनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है बताओ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन होता है। वेरी गुड। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल। तो अगर ये मसल फाइबर है और ये ऊपर से न्यूरॉन आके इस पे खुल रहा था तो इनके बीच का जो स्पेस है, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने स्पेस, ये जो स्पेस है दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फटीग हो सकता है। ये इसके सिम्टम्स है, ये जरूरी है, ये पूछेंगे आपसे। फटीग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है और स्केलेटल मसल की पैरालिसिस भी हो सकती है। तो स्केलेटल मसल बैठे बैठे वीक होती जा रही है, जैसे सुबह उठे, ठीक है, शाम तक स्केलेटल मसल में आपको वीकनेस फील होने लग जाएगी, थकावट सी फील होने जाएगी आपकी मसल्स के अंदर, आपको पेन सी फील होने लग जाएगी। और अगर ये धीरे धीरे एज के साथ डेवलप होती चली जाती है तो लेटर ऑन एजेस में पैरालिसिस भी हो सकती है स्केलेटल मसल की। दैट इज मिस्थेनिया ग्रेविस। तो इसकी एनिमेशन देख ले। यो मैम। तो ये ये मैं कीवर्ड्स थे जो आपको मैंने भी बताया। ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में दिया है बट डोंट वरी, जितना बोल रही हूँ उतना दिया। ठीक है, मिस्थेनिया ग्रेविस। अरे मैंने स्पीड में लगाया क्या? नॉर्मल प्लेबैक स्पीड में थोड़ी चलेगा ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्केलेटल मसल को अफेक्ट करता है। स्केलेटल मतलब हड्डी के साथ लगी हुई मसल। दिख रहा है सबको? यो मैम। ठीक है, तो देखो क्या है कि कोई इंसान उठा तो उसको नॉर्मल फील हो रहा है पर धीरे 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 जैसे दिन चढ़ता चला जाता है, मान लो अगर मिस्थेनिया ग्रेविस मुझे होता तो अब तक मुझे मेरी मसल्स में पेन फील होनी स्टार्ट हो जाती है। अरे क्या हो रहा है, वीकनेस सी फील हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, यंग को, ओल्ड दोनों को होता है। तो ये बता रहा है होता क्या है। ये मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन क्या सिक्रीट करते हैं? एसिटाइलकोलिन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा धीरे कर देती हूँ, जाते ही भाग जा। तो देखो आपको बहुत अच्छे से यहाँ दिखा रहा है कि ये न्यूरॉन है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं और उसके रिसेप्टर कहाँ पर पड़े होते हैं? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। बेटा समझ आ रही है ये बात? यो मैम। ये मैम ये हमारा मसल का सेल है, तो सार्कोलेमा पे रिसेप्टर है, उसके साथ एसिटाइलकोलिन बाइंड कर गया। रिसेप्टर का नाम जानने की तुमको जरूरत नहीं है, निकोटिनिक रिसेप्टर होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये नॉर्मल बता रहा है आपको। ये अरे सीसी बंद करते हैं। तो अब ये जब इसके ऊपर बाइंड करेगा तो ये सिग्नल टी ट्यूब्यूल से अंदर जाएगा और क्या चीज सेल के अंदर एंटर करने लग जाएगी, मसल सेल के अंदर? सोडियम आयन सोडियम आयन। और सोडियम आयन किसको जाकर स्टिमुलेट कर देंगे, रिलीज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम आयन फाइनली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल हो जाएगा। करेक्ट, ये नॉर्मल केस है। मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होगा अभी बताएगा। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होता है, ये आपका बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप ना टाइप 2 नहीं, आप लिखो मत, आपकी से बहुत भार है। देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, मतलब मेरे इम्यून सेल आके पंगे कर रहे हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से आओ वापस एनसीईआरटी में, रिलेट करो इसको। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब अब मेरे इम्यून सेल का कोई रोल होगा और वो कहाँ पर इफेक्ट करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसी पे बोला था ना मैंने। यो मैम। ये मैम इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन सा है? हम जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन और मसल। ये वाला ग्रीन वाला दिख रहा है सबको? दिस इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यानी कि मेरे इम्यून सेल आके पंगे यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या हुआ। ये देखो ये बी सेल आया और बी सेल ने क्या रिलीज करता है, बी सेल मेरे से थप्पड़ मत खा लेना, बी सेल क्या रिलीज करता है? एंटीबॉडी एंटीबॉडी। दिख नहीं रहे कोई वाई शेप है, एंटीबॉडी रिलीज कर दी बी सेल ने। और टी सेल एंटीबॉडी वगैरह कुछ रिलीज नहीं करता भाई। एंटीबॉडी रिलीज करी और एंटीबॉडी ने किसको जाके बाइंड कर लिया, एंटीबॉडी देखो किससे बाइंड कर रही है, रिसेप्टर से। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर से। देखो रिसेप्टर से जाके एंटीबॉडी बाइंड करेगी तो क्या एसिटाइलकोलिन बाइंड कर पाएगा? नो मैम। मैम एग्जैक्टली, देखो सब कमबख्त बाइंड कर दी तो अब सिग्नलिंग खराब हो गई, एसिटाइलकोलिन से बाइंड नहीं कर पाता। ठीक है, ये तो ठीक है, चलो मसल कॉन्ट्रैक्शन इसकी वजह से क्या हो जाएगी, नहीं हो पाएगी मसल कॉन्ट्रैक्शन।
लेकिन पता है क्या होता है, ये एंटीबॉडी सिक्रिएट होती चली जाती है ना, तो देयर इज अ टाइम जब ये पूरी मसल को ही डीजेनरेट कर देता है। देखो देखो डीजेनरेट कर दिया इसने, दिख रहा है। यो यो मैम। यो सो दिस इज व्हाट द मिस्थेनिया ग्रेविस इज। इतना बहुत है आपके लिए, इससे ज्यादा फिर आगे का होगा जो आपको काम करनी है, ठीक है। तो मिस्थेनिया ग्रेविस फिर एनसीईआरटी पे आता है। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हाँ, मैंने देखा कि बी सेल आके एंटीबॉडी सिक्रिएट करते हैं और वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाती है और एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है, इसलिए एसिटाइल कोलिन खुद आ नहीं पाता है, ठीक है। उसकी वजह से नर्व इंपल्सन में प्रॉब्लम हो जाती है, फटीग वीकनेस सी फील होती है और पैरालिसिस हो जाती है। पैरालिसिस, मसल्स वर्क नहीं कर रही ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती तो पैरालिसिस तो होगी अल्टीमेटली, तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पा रही है कभी, और अल्टीमेटली मसल्स फिर खत्म होने लग जाती है, इसकी वजह से हमें वीकनेस वीकनेस से फील होने लग जाएगी। समझ आई? यो मैम। अच्छा, कितना डन? यो मैम। नेक्स्ट डिजीज पे चलो। यस मैम। बेटा जी सेकंड वाली है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब मान लो लगातार। हाँ लगातार, मान लो स्टार्ट हो गई थी 20 इयर्स की एज में, ठीक है, 60 ईयर की एज तक गया है कोई इंसान, तो उसकी लगातार चलती चली जा रही है, हर एज के साथ वो और खराब होती चली जा रही है, तो दैट इज प्रोग्रेसिव। जितना जितनी एज बढ़ती चली जा रही है उतनी उतनी खराब होती जा रही है। डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। डीजेनरेशन मतलब ब्रेक कर दो, डाई कर दो, खत्म कर दो, डीजेनरेशन, ठीक है। जैसे तुमने मोमो उठाया, मोमो की एक बाइट ली, डीजेनरेट कर दिया, तूने उसको खा लिया, ठीक है, फिर तूने थोड़ी सी और बाइट ली, डीजेनरेट करते चले जा रहे हो, ठीक है। डीजेनरेशन डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो स्लोली स्लोली। किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो? स्केलेटल मसल को। और ये कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर। ये तुमसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि मम्मी पापा से पास हो सकता है, फैमिली ट्री में मिल सकता है। यो यो मैम। जेनेटिक डिसऑर्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है देखिए, बहुत तरीके की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, हम जर्नल साइंस में पढ़ेंगे इसको। ओके, स्टार्ट करूं? यो यो मैम। मैम। अच्छा, मैं ये वाला फिर हटा देती हूँ, मिस्थेनिया ग्रेविस। अरे कौन है भैया, कौन है, कौन आया है? अंशुल, इतनी जल्दी कैसे आ गया? कल आनंद है कार्टून। चलो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी बैड नरिशमेंट की वजह से ही होता है, ठीक है। मसल्स को अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिली, तो मसल को अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिली तो मसल वीक होती चली जाएगी, ये वो आपको बताना चाहते हैं। जैसे अगर अच्छे से किसी को खाना ना दो तो उसकी सेहत धीरे धीरे डिग्रेड होने चली जाती है ना, डिग्रेड होती चली जाती है, पतले होते चले गए होते चले गए होते चले गए, और एक टाइम आएगा पेशेंट सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉफी का मतलब है नरिशमेंट सही से नहीं मिली, तुम खाना वाना सही नहीं दिया मसल को, तो हुआ क्या, मसल को वीक सा फील होने लग गया। तो प्रॉब्लम किस में है? न्यूरॉन की कमी है या मसल की? मसल। मसल की। न्यूरॉन ने तो सिग्नल देना था ना, वो नरिशमेंट थोड़ी है, एसिटाइल कोलिन एक सिग्नल है, ठीक है, वो नरिशमेंट नहीं है। मैं तुमको पढ़ा रही हूँ कि गोभी खाना सही होता है, तो मैंने तुमको ज्ञान दिया है, ठीक है, मैं न्यूरॉन हूँ, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है। नरिशमेंट क्या है? जब तुम गोभी खाओगे, वो दैट इज नरिशमेंट। तो मैं ज्ञान दे रही हूँ ना, तो न्यूरॉन भी क्या ज्ञान ही दे रहा है, एसिटाइल कोलिन। तो न्यूरॉन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मसल में है अपने आप, ठीक है, उसके जीन की कोई दिक्कत है। तो ये बात हम यहाँ लिख लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या क्या चीजें फाइन है? न्यूरॉन इज न्यूरॉन। फाइन है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, लिख लेते हैं। चलो एक सेकेंड, बुढ़ापा आ गया, रुकिए जरा, पानी की आखिरी बूंद पी ली मैंने। आइए देखते हैं। चलो, तो देखो बहुत डिफरेंट कंडीशन है, अपने को इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक्चुअली ग्रुप ऑफ डिजीजेस है, बहुत सारे डिसऑर्डर को एक साथ हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी कह सकते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन है। जेनेटिक म्यूटेशन मतलब कि जो डिस्ट्रोफी से एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, आपने सुना है? यो मैम। कहाँ सुना है बेटा? मैम ह्यूमन जीनोम के साइलेंट फीचर्स में। हाँ, ह्यूमन जीनोम के साइलेंट फीचर में सुना था कि इसका जो जीन होता है बहुत बड़ा होता है। फिर रिमेंबर द लार्जेस्ट जीन हमारी बॉडी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का ही है।
तो गड़बड़ी क्या होगी, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में अरे कहाँ है ये, रुको, देखो ये वाली बढ़िया बात है, मजा आया था देख के। देख सूरज, एक सीसी बंद करें। एक नॉर्मल कोई भी जीन होता है वो जनरली 50,000 बेस पेयर का बना होता है, लगभग 10 उसमें एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स वही साइट है जो किसी एक्सप्रेशन को देगी ना, एक्सप्रेस करेगी उस जीन को, तभी प्रोटीन बनेगा। डिस्ट्रोफिन इज द वन, डिस्ट्रोफिन का जो जीन होता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, ठीक है। वहां लिखो कॉपी में, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी अभी। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, उसके ऊपर 2 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 मिलियन बेस पेयर, इतने सारे बेस पेयर है, इसलिए से लार्जेस्ट जीन कहलाता है। 79 एक्सॉन्स होते हैं, 79 एक्सॉन कोई नहीं पूछेगा, लार्जेस्ट आपसे जीन पूछ लेगा, दैट इज डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। एक्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर इसमें कोई लोचा हो गया, ठीक है, तो ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मेरा जीन पड़ा है, अगर इस जीन में कोई लोचा होगा तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अपने आप को बना नहीं पाता, और अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मसल में नहीं बनेगा ना, तो मसल कैसी होती जाएगी, वीक। वीक, ठीक है। तो डिस्ट्रोफिन मसल को स्ट्रेच करके रखता है, अगर डिस्ट्रोफिन ना हो तो मसल वीक होती जाएगी। अभी डिस्ट्रोफिन का मकत है कहाँ, मसल तो पूरा पढ़ लिया हमने, है ना। एक दो बच्चा तो सोच ही रहा होगा डिस्ट्रोफिन का है, तो डिस्ट्रोफिन यहाँ है, दिख रहा है, पिंक कलर से बना रही हूँ मैं, ऑरेंज। यो मैम। इसको पकड़ रहा है डिस्ट्रोफिन, किसको पकड़ा डिस्ट्रोफिन ने, एक्टिन या मायोसिन। मायोसिन। हाँ, तो बेटा जी डिस्ट्रोफिन यहाँ है, धीरे धीरे डीजेनरेट होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाएगी, देख के बता। नो मैम। नहीं कर पाएगी, यस दैट्स करेक्ट। तो डिस्ट्रोफिन में प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर पाएगी। और क्या प्रॉब्लम हुई यार, म्यूटेशन हो गया, पॉइंट शिप म्यूटेशन है या फ्रेम वाली म्यूटेशन है, अपने को उसमें नहीं जाना है, उतना नहीं कोई पूछेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता चल गया कि व्हाट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत सिंपल है, एक्स क्रोमोसोम पे एक जीन पड़ा है जिस जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जीन में हो गया है लोचा, तो जब उसमें लोचा हुआ तो उसने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, तो क्या बनना बंद हो गया, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अब नहीं बन रहा, और अगर नहीं बन रहा तो धीरे धीरे मसल वीक होती चली जाएगी विद एज, समझ आया। यो मैम। अब अगर ये एक्स क्रोमोसोम पे है तो मेरे को बताओ, ज्यादा तुम्हें किसमें देखने को मिलेगा, मेल या फीमेल। 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 डिसऑर्डर है ना, जान ले सकता है, तो रिसेसिव होगा, है ना, रिसेसिव है। तो बेटे जी अगर रिसेसिव है, फीमेल के एक एक्स के पास रिसेसिव जीन पड़ा है और मेल के एक एक्स के पास रिसेसिव जीन पड़ा है, कौन एक्सप्रेस करेगा भाई, मेल। ये एक्सप्रेस कर जाएगा। इसके पास एक ही एक्स है ना, गड़बड़ी हुई तो एक्सप्रेस कर जाएगा। इसके पास अगर दोनों पे आर होगा तभी तो एक्सप्रेस करेगा, लेकिन इस पे एक पड़ा तो ये कैरियर हो जाएगी, तो ये किसको इफेक्ट करता होगा ज्यादा, मेल्स। मोर मेल अफेक्टेड। नलायको, 2x है तो एडिटिव इफेक्ट थोड़ी हो रहा है कि 2x को मिला दो मजे आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी हो रहा है, लिखो इसको। पता नहीं हर बार एडिशन क्यों कर देते हैं बच्चे। डन डना डन डन। यो मैम। अरे बेटा बस कर, कितना लिखेगा। अरे यो मैम। चल, अब आता है टेटनी, ठीक है। टेटनी और टेटनस तुम्हारा थोड़ा दिमाग खपाई कर सकते हैं, तो एक काम करो, कॉपी निकालो, कॉपी, ये लिखो टेटनी, एक जगह लिखो टेटनस। अब मेरे को बताओ कि जब तुमको उई हो जाती है कि तुम गिर गिरा गए हैं कहीं पे, वो क्या कहते हैं उसको, दीवार में क्या लगाते हैं, कील, कील भी लग गई तुम्हारे हाथ में, तो किसका इंजेक्शन लगाने चाहते हो, टेटेनी या टेटेनस। टेटेनस। हाँ है ना, टेटेनस का इंजेक्शन लगाने जाते हैं, तुम्हारी नस में लगता है और उसके बाद भाई इससे बहुत दर्द रहता है, बाजू पे लगा लो तो दिक्कत हो जाती है, तो बच्चों को जल्दी बम बम पे लगाया जाता है ना। यो मैम। मसल ज्यादा होती है ना तो उसमें पेन कम होती है, बाजू पे लगाओ तो दिक्कत होती है, तो छोटे अगर कोई बच्चा जाए तो उसको डॉक्टर भी बोलते हैं नहीं तेरे बाजू पे लगाऊंगा ही नहीं, है ना। फिर लड़ झगड़ के जनरली लड़के लगा लेते हैं और फिर उसके बाद बाजू लेके बैठते हैं। मेरा भाई ऐसे ही करता था कॉलेज में। बेचारा बच्चा। ठीक है, तो टेटनी और टेटनस में फर्क क्या है, पहले तो इस चैप्टर में कौन सी डिजीज बोली है, टेटनी। है ना। तो इसको मैं साइड में लिख लूं, नॉट टेटनस, टेटनस नहीं है ये। टेटनस क्या है, टेटनस इज ए बैक्टीरियल डिजीज, वो भी है, उसके भी क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं भेदभाव नहीं करेंगे, पढ़ेंगे वो भी हम।
उसका एनिमेशन तो बहुत ही प्यारा है, सबसे प्यारा एनिमेशन ही उसका है, ठीक है। तो इट इज नॉट ए टेटनस, इट इज टेटनी, लिख लो यहाँ पे ताकि भले खाना है। टेटनी क्या होता है, इसकी डिटेल आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगी, अभी के लिए इतना समझ लो व्हाट इज टेटनी। टेटनी का मतलब है कि ये आपकी बॉडी, लेट्स से दिस इज माय बॉडी का एक रीजन है, तो ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है। बेटा आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके पास स्टोर होता है? बोन्स। बोन्स के पास। तो ये आपकी में आरबीसी मस्त घूम रही है, ठीक है। तो आपके ब्लड के अंदर ना कैल्शियम का लेवल जब गिर जाए, जब कैल्शियम का लेवल लो हो जाए, तो आपकी जो न्यूरल सिग्नलिंग होती है वो खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम तो चाहिए ना मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और रिलैक्सेशन के टाइम कैल्शियम वापस चला जाता है। तो कैल्शियम के बिना मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पॉसिबल ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो कैल्शियम की जब शरीर में कमी हो जाएगी तो मसल अजीब तरीके से रिएक्ट करती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेटिन। इसमें जो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं वो तुम नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसमें पढ़ोगे, अभी के लिए लिख लो पीटीएच, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिट्रायोल, विटामिन डी, ठीक है। यो मैम। तो अभी के लिए इसको यहीं छोड़ेंगे, बस इतना याद रखेंगे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हुई तो टेटनी हो सकती है। फीमेल को ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि एज के बाद 30 के बाद फीमेल का जो कैल्शियम है वो खत्म होना स्टार्ट सा हो जाता है जल्दी से। इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट स्पेशली सबकी मदर्स को तो लेने ही चाहिए, नहीं तो अच्छे से दूध तो पीना ही चाहिए। आइए, टेटनी थी वो, अब मैं बात कर रही हूँ टेटनस की। तो देखो टेटनी में क्या लिखा है, रैपिड स्पैज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। सडनली वाइल्ड से कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वाइल्ड से कॉन्ट्रैक्शन होना ना, सडन कॉन्ट्रैक्शन, उसको कहते हैं हम स्पैज्म। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज स्पैज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मान लो कभी ऐसा हुआ है या आपने कभी किसी बड़े को देखा हो कि बहुत भारी सी पानी की बाल्टी, कुछ भारी चीज है, उसको जैसे उठाया पीठ में एकदम से लचक सी आ गई, यो मैम। मैम। स्पैज्म होता है वो। एकदम से वो जो दर्द उठा है ना वो स्पैज्म है, क्योंकि मसल एकदम से खिंच गई, ऐसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, मसल खिंच गई इसकी, है। इसको बिठा के थोड़ा सा मसाज सी कर दो तो मसल से जो खिंच जाती है दैट इज स्पैज्म, ओके। तो टेटनी में मसल स्पैज्म होता है ड्यू टू लो कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। टेटिनस क्या होता है? टेटनस होता है कौन से बैक्टीरिया से होता है, देखिए एनिमेशन, यो मैम। स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। टेटनस होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना है, तो लिखो वहां टेटनस कॉजेटिव एजेंट इक्वल्स टू क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना अलग अलग, ब्रैकेट में लिखो बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगस मत कर देना। अच्छा, अब बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं ना हमें, ये बात तो सच है। यो मैम। क्या वो सॉइल में मिलते होंगे? यो मैम। तो बेटा अगर सॉइल में बैक्टीरिया है तो वो अपने स्पोर भी बनाता होगा, सुना होगा तुमने, छोटू छोटू स्पोर होते हैं। यो मैम। तो मेरे को बता हरीश, बाहर खेलने कहाँ जाता है? ग्राउंड। ग्राउंड में। तो हरीश ग्राउंड में खेल रहा था और हरीश गिर गया और उसके लग गई पैर पे चोट, ठीक है। पैर पे चोट ऐसी लगी कि उसकी स्किन वहां से थोड़ी फट गई। तो जब वो गिरा, मिट्टी में गिरा ना तू ग्राउंड में, यो मैम। चोट के साथ मिट्टी तेरी स्किन पे लगी होगी, यो मैम। ठीक है। तो फिर अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान ले चोट ज्यादा लगी है, देखो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चीज करेंगे? मैम कॉटन लगाएंगे, डिटॉल से साफ करेंगे, कॉटन लगाएंगे। साफ करेंगे, हाँ सबसे पहले सफाई करते हैं। सफाई क्यों करते हैं? क्योंकि जो उसकी चोट पे मिट्टी लग गई है ना, उस मिट्टी में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के स्पोर्स हो सकते हैं, और अगर वो स्पोर्स इसकी बॉडी में चले गए तो कौन सी कंडीशन हो सकती है? टेटनस। इसलिए हमेशा घाव को बिल्कुल साफ किया जाता है, उससे सारी मिट्टी हटाई जाती है, और फिर टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है कि मान लो स्पोर कहीं से बॉडी के अंदर चले गए हैं तो हम पहले ही एंटीबॉडी दे रहे हैं ताकि टेटनस ना। ये बात समझ आई? यो मैम। तो अब एक ये केस है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, तो जो नहीं देखना चाहता बंद कर सकता, कोई चक्कर नहीं। तो अब हम केस देखेंगे जिसमें टेटनस कैसे फैलता है, जैसे केस ऑफ टेटनस। तो छोटू बेबी दिख रहा है आपको? यो मैम। इसमें मसल्स मूव होती है, आपको दिखाई देगी, तो यू हैव टू फोकस ऑन द लेग, ठीक है। देखो पैर कैसे टेढ़े हो गया ना, दिस इज अ टेटनस कंडीशन, ठीक है। छोटे बच्चे में समझना थोड़ा मुश्किल है, बड़े में जल्दी दिख जाता है।
इसे हो गया अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से। अब देखो जैसे कहीं पे जंग लगा हुई नेल होती है, अगर इससे हाथ वाथ कट जाए तो आपको फटाफट टेटनस इंजेक्शन लगाना चाहिए। जरूरी नहीं है इस पे स्पोर्स हो, लेकिन अगर स्पोर्स होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जंग लगा इंजेक्शन यार, एक सेकंड छोड़ तू कैसे है? अच्छा, नॉर्मल स्पीड पे चलाऊंगी तो कल तक चलेगी। तो देखो किसी को घाव लगा है, इसको दिखा रहे हैं कि इसको साफ किया जाता है घाव को। अगर साफ नहीं किया तो क्या होगा? तो मान लो किसी में घाव साफ नहीं हुआ तो उसकी बॉडी में चले जाएंगे स्पोर्स। किसके स्पोर्स गए हैं ये? क्लोस्ट्रीडियम टेट क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी के। ठीक है, ब्लड के अंदर गए बेटा, किसी आरबीसी यूरबीसी के ऊपर नहीं बैठे, ब्लड के अंदर गए। इन्होंने क्या करना है? जर्मिनेट, स्पोर जर्मिनेट हो गए। देखो बैक्टीरिया निकलता दिख रहा है। यो मैम। बैक्टीरिया जब निकला तो आसपास ये येलो येलो कलर को छोड़ रहा है ना, चमकता हुआ। यो मैम। दिस इज द टॉक्सिन। ये जहर उगल रहा है, समझ रहे हो? तुम्हें तो शरीर में गया और कम बखत जहर उगल रहा है। तुमसे जहर का नाम नहीं पूछते, छोड़ो। टॉक्सिन रिलीज कर रहा है तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया तो वैसे ही पागल है, बहुत जल्दी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल में हो रहा है। अब ब्लड वेसल तुम्हें दिख रही है किसी मसल के ऊपर से जा रही है जिसमें स्ट्राइएशन दिख रही है, तो कौन सी मसल होगी? स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल क्यों नहीं हो सकती बता? उसमें भी तो मैम वो ब्रांचड होती है। वो ब्रांच होती है या अनब्रांच्ड है। अरे वाह, क्या बात है। तो ब्लड वेसल में देखो धीरे धीरे वो टॉक्सिन फैलने लग जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें बहुत प्यारा व्यू दिखा रहे हैं कि नॉर्मल क्या हो रहा था और टॉक्सिन के बाद क्या होगा। तो देखो मसल के ऊपर कौन आगे खुलते थे? न्यूरॉन का कौन सा न्यूरॉन्स। पार्ट? लास्ट वाला पार्ट, न्यूरॉन टर्मिनस। तो देखो ये मोटर न्यूरॉन है, ये तो दिख रहे हैं ना ब्लू ब्लू कलर के, ये मोटर न्यूरॉन्स है। और ये उसके लास्ट वाले पार्ट है जिसे हम एक्सोनल नोब्स कहते हैं। और ये पिंक कलर का एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है। तो देखो सिग्नल आया, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, सिग्नल आया, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, सिग्नल आया, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। दिख रहा है तुमको? यो मैम। देखो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, फिर रुक रहा है, फिर रिलीज हो रहा है, रुक रहा है। तो ये तुमको दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्शन भी, और जब एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं हो रहा तो रिलैक्सेशन भी। तो नॉर्मल मसल में ये प्रोसेस हो रहा है। क्लियर? यो मैम। अब देखो क्या होगा, इसमें बहुत डिटेल में, उसमें तुम्हें नहीं जाना। अब मैं बता रही हूँ, जहां देखना वहां देखेंगे। अब देखो टिटेनोस्पेजमिन तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, बट टॉक्सिन का नाम है टेटनस की। तो स्पोर्स से जो बैक्टीरिया निकले उन्होंने जहर उगला। जहर अब सारा ब्लड वेसल्स के थ्रू कहां तक पहुंच गया है? मसल न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के पास आ रहा है। हाँ ठीक है, और न्यूरॉन के एक्सोनल नोब्स के थ्रू एंटर कर गया। ठीक है, ओके। तो ये न्यूरॉन के थ्रू अब एंटर कर रहा है, दिख रहा है देखो एंट्री, ऊपर जा रहा है। यो मैम। मैम। यहाँ पे मैं रुक रही हूँ, हम वापस आते हैं। तो टेटनस में क्या हुआ कि न्यूरॉन के, यार ये न्यूरॉन जब भी मैं बनाती हूँ तो मेरे से बच्चे क्यों बन जाता है ये फिर? अरे माता, क्या बना रही हो? ये रहा न्यूरॉन, ये रहा जहर। तो ये जहर आ गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। ठीक है, और ये क्या कर देता है, ये एक्सॉन के अंदर पूरा जाता है, न्यूरॉन तक जाता है, पूरा अंदर सर्कुलेट करता है। ठीक है, वो डिटेल है, वहां तक तुम्हें नहीं जाना। तुमको ये याद रखना है कि एक्सॉन के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आया और इसने क्या कर दिया। पहले न्यूरॉन क्या कर रहा था? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता था, फिर ब्रेक लेता था ना, यो मैम। है ना, फिर वो दोबारा रिलीज करता था, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इसने क्या कर दिया, उसका रिलैक्स वाला फेज ही खत्म कर दिया। रिलैक्सेशन फेज वैनिश। रिलैक्सेशन फेज वैनिश करने का मतलब है कि अब जो न्यूरॉन है वो लगातार एसिटाइल कोलिन रिलीज करता रहेगा। क्या होगा? न्यूरॉन लगातार एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहा है। ठीक है, जैसे इमेजिन दिस कि कॉन्टिन्यूसली एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहा है। अगर कॉन्टिन्यूसली एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी। यो मैम। मसल तो पागल ही होगी ना। दिस इज व्हाट इट डू। ठीक है, तो आपने पहली पिक्चर देखी जब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, अब देखो जब ऐसा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कैसी होगी। आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये जो आ रहा है आपको करंट सा, यो मैम। देखो पहले जब तक जहर नहीं आया था तब तक करंट आ रहा था, रुक रहा था, आ रहा था, रुक रहा था। अब जैसे ही वो जहर यहाँ पर आ गया न्यूरोट्रांसमीटर के पास, देखो क्या होगा। ये सी ब्लू कलर लगातार लगातार चल रहा है। यो मैम। दिस शोज कि एसिटाइल कोलिन कॉन्टिन्यूसली रिलीज हो रहा है। और अगर एसिटाइल कोलिन कॉन्टिन्यूसली रिलीज होगा तो क्या होगा? देखो देखो लगातार रिलीज होता चला जा रहा है एसिटाइल कोलिन। देखो कितने जल्दी जल्दी रिलीज हो रहा है ना।
तो अगर जल्दी जल्दी रिलीज होगा तो कॉन्टिन्यूसली मसल कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है। इस वजह से जो भी पेशेंट है उसमें आपको ऐसे शॉक से दिखेंगे, ये कॉन्टिन्यूसली एसिटाइलकोलिन रिलीज होने की वजह से होता है। समझ आई? तो कॉन्टिन्यूसली मसल कॉन्ट्रैक्शन होती ही चली जाती है विदाउट रिलैक्सेशन। तो आपको क्वेश्चन जब आएगा तो वो टेटनस में कीवर्ड क्या ढूंढेंगे? दैट वुड बी कॉन्टिन्यूस Contraction. मसल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन। करेक्ट, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लियर। और होता है बैक्टीरिया से, बस ये याद रख लेना। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट ला दूं? यो मैम। देख बेटा, एरेथराइटिस इज अ नॉर्मल वर्ड। किसी भी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, घुटनों में, कंधे पे, हाथों की उंगलियों में, अगर इन्फ्लेमेशन है उसको कहते हैं एरेथराइटिस। तो जनरली एरेथराइटिस पे सीधा क्वेश्चन नहीं आता, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, तो बेसिक बात है। जो एरेथराइटिस फेमस है वो है दूसरे वाला एरेथराइटिस विच इज नोन एज रूमेटॉइड एरेथराइटिस, जो आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी देखा था। तो उसका एनिमेशन दिखा दो एक बार। यो मैम। यार बोर तो नहीं हो गए हो? No, ma'am. ठीक है, नहीं हुई तो फिर तो ठीक है। ये क्या खुल गया और ये ऐसे क्यों खुला है? क्या हो गया? तो दिस इज रूमेटॉइड एरेथराइटिस। एरेथराइटिस किसकी कंडीशन है? एनसीईआरटी पढ़ के बता बेटा, कौन सी जगह पर इफेक्ट हो रहा है? Joints. जॉइंट। वहां पे एक और डिजीज है जो जॉइंट से रिलेटेड है, नाम बताओ, पढ़ के बताओ। गाउट। गाउट है ना? Gout. तो गाउट एंड एरेथराइटिस को ऐसे दोनों पे सर्कल लगा के नीचे लिख जॉइंट डिजीज, नहीं तो ऊपर लिख ले जॉइंट डिजीज, गाउट एंड एरेथराइटिस, याद रह जाएगा फिर, है ना। अब देखो एरेथराइटिस में क्या होता है। रूमेटॉइड एरेथराइटिस इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। लिखो, ये रूमेटॉइड की स्पेलिंग लिखी है। रूमेटॉइड एरेथराइटिस इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, आपने अगर किसी भी एरेथराइटिस, रूमेटॉइड एरेथराइटिस का पेशेंट से कोई है, कोई बच्चा जानता है? जनरली ओल्ड पीपल में देखने को मिलेगा, नहीं? इसमें क्या होता है कि जो जैसे जॉइंट्स है ना, जैसे घुटने का जॉइंट है तो वो मुड़ नहीं पाता। अभी मैं आलती पालती मार के बैठी हूँ, चौकड़ी मार के, वो चौकड़ी मार के नहीं बैठ पाएंगे, उनका जॉइंट मुड़ ही नहीं पाता। उंगली है, उंगली सही से मुड़ नहीं पा रही है क्योंकि जॉइंट्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, एक्सेसिव पेन होती है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। अब हम वही चीज समझने वाले हैं कि क्या होता है, दिखा दूं? Yo, ma'am. देख बेटा, क्लियर्स की एनिमेशन बहुत अच्छी होती है। अरे चार्ज जी, आपको तो 6-7 साल लग जाएंगे, तेज दिखाइए। ठीक है, क्या आपको बता रहे हैं कि जॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं? एक जो इमूवेबल है, एक है स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। भाई इमूवेबल को कौन सा जॉइंट बोलते हैं? मैम Fibrous fibrous joints. स्लाइटली मूवेबल, Cartilaginous cartilaginous joint. joint. फ्रीली मूवेबल, Synovial. साइनोवियल। शाबाश, ठीक है, ये जॉइंट दिखा दिया। अभी साइनोवियल जॉइंट की कहानी बता रही है। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वही दिखा रहा है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जॉइंट के आसपास, याद करके देखो, साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाते थे हम, ये वही ट्रांसपेरेंट से साइनोवियल मेम्ब्रेन है। और बीच में क्या होगा? दो बोन्स के Synovial fluid. साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, देखो ब्लू कलर से दिखा दिया उसने, शाबाश। और हमने बोला था हड्डी के बिल्कुल कोने पे क्या लगा होता है? मैम cartilage. हाँ, कार्टिलेज, जो इन दोनों हड्डियों को पास ला रहा है, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब जो दो चीजों को जोड़ रहा है, तो हाइलिन कार्टिलेज की बात हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से चीजें मूव कर पाती है। ठीक है, तो फीचर ऑफ ज्वाइंट का क्या है भैया? फ्लेक्सिबल है, मूवमेंट शो करता है, नॉर्मल कंडीशन है। एरेथराइटिस क्या है? कभी भी ज्वाइंट में मूव, स्वेलिंग हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, दैट इज एरेथराइटिस। देखो ये जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको उंगलियों के, यहाँ भी सूजन हो सकती है, ये भी एरेथराइटिस है। ठीक है, अब हम जाएंगे रूमेटॉइड अरेथराइटिस के पास। तो रूमेटॉइड अरेथराइटिस आपको जनरली कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा? कलाई पे, आपके हाथ में, आपके घुटनों पे, आपकी नी पे, दिख रहा है रेड वाले एरिया। ठीक है, और दोनों बॉडी के पार्ट्स पे मिल सकता है आपको। अब रूमेटॉइड अरेथराइटिस को और आगे से जानने की कोशिश करते हैं, इस इतना नहीं डिटेल में जाना था। देखो ये देख बेटा, ये बीच में ब्लू ब्लू कलर का क्या है? Synovial Synovial fluid. fluid. और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, शाबाश। अगर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो यहाँ पर कौन आएगा तो भाई बचाने? Antibody. Antibody. एंटीबॉडी लेके कौन आएगा? T बी cells. सेल्स। B शाबाश, cells.
अरे बहुत बढ़िया, सीख गए फिर तो, तुम कुछ भी नहीं है ये। देखो तो ये आ गए हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, कमक्तों ने एंटीबॉडी सिक्रीट कर दी, ठीक है। ये साइटोकाइनिन्स भी सिक्रीट कर रहे हैं, इतनी डिटेल में नहीं जाना तुमको, ठीक है। तो ये केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं, तुम ऐसे याद रखो। इसने केमिकल सिक्रीशन से क्या हुआ, ध्यान से देखना। ये तुमको देख रहे हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन है साइनोवियल फ्लूइड की, वो कैसी हो गई है, थोड़ी मोटी हो रही है ना, येलो येलो कलर का हो रहा है। यो यो मैम। इट्स लाइक जैसे पस होती है वैसे पन्नस, मतलब हार्ड सी सरफेस हो जाती है। तो देखो ये जो मेम्ब्रेन थी साइनोवियल फ्लूइड की, वो हार्ड सी होगी, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ जाती है, बहुत सारी ब्लड वेसल आ गई तो वो गुच्छा सा बन गया, तो हार्ड होगी। अगर ये हार्ड होगी तो क्या मसल, ये बोन आराम से मूव कर पाएंगी, नो नो मैम। मैम। पेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ठीक है, वर्ड तुमको याद नहीं रखना था इसका। और धीरे धीरे इसमें आपको स्वेलिंग दिखने लग जाएगी, देखो कैसे स्वेलिंग हो गई। और इस वजह से बीच में साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो जाता है और मसल काफी पास आ गई। अगर मसल, ये बोन इतनी पास आ जाएगी तो जितनी बार भी इंसान अपने ये जॉइंट मूव करेगा उसको पेन होगा ना, यो यो यो। यो इट्स अ लिविंग थिंग। सो दिस इज व्हाट एरिथराइटिस इज, दैट इज रूमेटॉइड एरिथराइटिस। समझ आई? यो मैम। इस तरह की कंडीशन होती है। तो देखो इंसान अपनी उंगली भी सही से मूव नहीं कर पाएगा। तो इसके खास ट्रीटमेंट तो नहीं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, डाइट एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जाता है, और सर्जिकली देखो जॉइंट ही हटा दिया वहां से। तो ये कुछ तरीके की ट्रीटमेंट होती है, पर ये जॉइंट्स का तो दूसरे जॉइंट पे भी हो सकता है, राइट। सो दिस वाज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्लियर? यो यो मैम। ठीक है, लास्ट टू बता दूं, ये चले जाए। यो मैम। ओस्टियो मतलब बोन। बोन, पोरोसिस मतलब पोर्स। पोर्स, पोर्स मतलब छेद। छेद, होल्स, शाबाश। क्या होता है विद एज, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे मैं अपनी बात कर लेती हूँ, है ना, तो मेरी हड्डी पहले ऐसी थी कुचू पुचू सी, लेकिन विद एज मेरी हड्डी में कैल्शियम का अमाउंट थोड़ा कम होता चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि विद एज मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, नेचुरल है, डिक्रीज होता है फीमेल में, ठीक है। तो मेरे में डिक्रीज हो गया, ये जनरली फीमेल में देखने को मिलती है। शरीर में कैल्शियम का लेवल भी कम हो रहा है, एस्ट्रोजन भी सिक्रीट हो रहा है, तो धीरे धीरे मेरी बॉडी कैसी होती जाएगी, पतलू होती चली जाएगी, मेरी बोन्स, हड्डी वीक हो जाती है। वीक कैसे होती है कि धीरे धीरे इसमें थोड़े थोड़े, जैसे कैल्शियम कम हो रहा है तो इसमें तो कुछ छेद दिखने लग जाए, ठीक है, पोर्स से बनने लग जाते हैं। तो व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? इट इज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर। सबसे पहली लाइन एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि बोन की जो मास होता है, वो बोन के अंदर जो मास है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम होता चला जा रहा है, इसलिए जो बोन्स होती है उसमें छोटे छोटे छेद जैसे से बनते चले जाते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अभी तो ठीक है, लेकिन जब मैं 60 ईयर्स की होंगी, अभी अगर मैं गिरूं तो मैं उठ जाऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 60 ईयर्स की होने पे मैं जरा सा स्लिप भी होगी और नीचे गिर गई, तो मेरे बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे छेद हो रखे हैं ना, जल्दी टूट जाएगी ना। तो इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसलिए जो लोग एज्ड होते हैं उनके फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं, और मेल और फीमेल के कंपैरिजन में फीमेल में फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता चला जाता है विद एज। समझ आई? यो यो मैम। मैम। इसलिए लोग बेड से गिर के भी अपने आप को चोट लगा लेते हैं, स्पेशली फीमेल विद एज। समझ रहे हो तुम? मेरे को अपने बेड से बिल्कुल ध्यान से सोना चाहिए, मैं गिर आ जाऊँ। गो गो, हाँ तू हंस ले पहले। Now what is gout? Gout is inflammation, सूजन होगी है जॉइंट्स में ड्यू टू accumulation of uric acid crystal। यार ये एक अजीब सी बात होगी है। पहले तो यूरिक एसिड मेरे शरीर में बन कैसे गया? प्यूरिन्स क्या होते हैं? नो, प्यूरिन्स क्या होते हैं भाई? क्या मैम? प्यूरिन्स क्या होते हैं बेटा? प्यूरिन, नाइट्रोजन बेसिस। हाँ कौन से वाले? मैम ए वन। और टी, ए और जी। ATGC ऐसे लिखते हैं ना, तो ए और जी है ना। तो ए और जी तेरे बॉडी में यार जेनरल एप्लीकेशन होता रहता है, चेंज आते रहते हैं। ए और जी एज ए वेस्ट भी तो बनता है। तो एओजी आपके बॉडी में वेस्ट की तरह भी बनता है, हर चीज का कोई ना कोई वेस्ट होता है, ठीक है। तो आपका जो डीएनए, जैसे आपका हम बोल देते हैं कोई सेल जाके मर गया, कोई सेल जाके मर गया, तो उसके अंदर जो डीएनए है वो भी तो टूटेगा ना, क्योंकि बॉडी में डिस्कार्ड होगा। तो ए और जी जो प्यूरिन का वेस्ट होता है, ये वेस्ट कहाँ जाता है? आपके लीवर के पास। लीवर इसको चेंज कर देती है इनटू यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के लिए प्यूरिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर यूरिक एसिड हमारे किडनी क्या कर देती है? बाहर एक्सक्रीट,
थोड़ा सा वो यूरिक एसिड रखती है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म में काम आता है। तो दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। लेकिन मान लो किसी में देयर इज अ प्रॉब्लम इन द किडनी, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन थी, प्रॉब्लम वाली बना लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि किडनी नॉट वर्किंग, नहीं कर रही वर्क। अगर नहीं कर रही वर्क तो क्या यूरिक एसिड रिलीज होगा? नहीं, नो यूरिक एसिड मैम। बनेगा तो है, लेकिन यूरिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाएगा। और यूरिक एसिड का अपना है, कह रहा है यहीं कहीं नहीं बैठूंगा, मैं अपनी फेवरेट जगह पे जाके बैठूंगा। और उसकी फेवरेट जगह क्या होते हैं? हमारे Joints. ज्वाइंट्स। देखो इसे ध्यान से, यूरिक एसिड कहाँ जाके स्टोर हो गया? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन योर ज्वाइंट्स, छोटे छोटे इसकी सुइयां सी बन जाती है। दिखाओ, Yo-yo मैम. मैम। हाँ सो जा, माइक ऑन करके सो जा कबूतर, लास्ट बीमारी है, चला जियो फिर। ये देख, मजे आएंगे तुझे देखने में। अरे इतना आगे नहीं जाना था। ये देखो, किसी भी जॉइंट में जाके बैठ जाएगा, मर्जी है उसकी। ये देख ले, तो ही बैठेगा जहां जहां रेड है ना वो सारा, ठीक है। तो कहीं पे भी दर्द हो सकता है, तो खतरनाक है ये वैसे देखा जाए तो। हाँ, लीवर बढ़िया से यूरिक एसिड बना रहा था, प्यूरिन ले लू के बढ़िया चल रही थी जिंदगी, तो बहुत बढ़िया है ना। लेकिन लोचा ये हो गया, किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया। तो अगर किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तो यूरिक एसिड अक्यूमुलेट होने लग जाएगा बॉडी में। हाइपर यूरे, छोड़ो ये वर्ड नहीं आएगा, हाइपर यूरेसीमिया है ना, ठीक है। तो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल रहा है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन गए। क्रिस्टल दिखाते हैं आपको, तो ऐसे क्रिस्टल बनते हैं, देखो दिख रहे हैं आपको चुभने चुभने वाले। Yo-yo मैम. सोचो चुभने चुभने वाले क्रिस्टल अगर जॉइंट्स में आ गए तो यार कितनी दर्द होगी ना। So this is a gout condition. Clear? So with Yeah, this, the disease part is completed now. Okay जी. So कल आपकी छुट्टी होगी. We'll meet in the next lecture, and next lecture में we'll start with the brain part. I'll give you a presentation. इसको एक बार go through कराना high speed पे, तो आपको